गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 डेमोक्रेसी। क्लास 12 के बच्चों प्लीज ध्यान दें डेमोक्रेसी के टॉपिक के ऊपर, बिकॉज दिस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ योर पॉलिटिकल साइंस। अगर आप समझे तभी जाके आप आगे की पढ़ाई को समझ पाएंगे। डेमोक्रेसी क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्या है? अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, Abraham Lincoln, he said government of the people, by the people and for the people. Abraham Lincoln ने बताया कि government of the people, by the people and for the people. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड कॉमन है, वो है आपका people. ठीक है, ये तीनों फ्रेजेस में आपका क्या कॉमन है? कॉमन है पीपल। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी वाले कंट्री में पीपल का यानी कि कॉमन पीपल का बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, जो मैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब होता है पीपल डायरेक्टली इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव और दे डायरेक्टली get involved in the government making decisions. Okay, so what is this? Let's see. So democratic का मतलब क्या होता है? Demos and kratos. तो डेमोस का मतलब होता है द कॉमन पीपल, डेमोस का मतलब होता है द कॉमन पीपल। क्राटोस का क्या मतलब होता है? क्राटोस का मतलब होता है पावर, द पावर। समझ में आया? तो डेमोस एंड क्राटोस का मतलब क्या होता है? द कॉमन पीपल एंड द पावर, जिससे कि हमारा वर्ड बन के आया है डेमोक्रेटिक। क्या बन के आया है? डेमोक्रेटिक। ठीक है, डेमोक्रेटिक हमारा वर्ड बन के आया है। तो डेमोस एंड क्राटोस, अगर हम इस वर्ड्स को, इन दो वर्ड्स को ज्वाइन करें तो हमारा क्या बनता है? इफ वी ज्वाइन इट, हमारा क्या बनता है? हमारा बनता है द पावर ऑफ कॉमन पीपल, द पावर ऑफ कॉमन पीपल। समझ में आया? तो यहाँ एक गवर्नमेंट में आप सभी के दिमाग में आता है कि गवर्नमेंट में कॉमन पीपल का कैसे पावर हो सकता है? गवर्नमेंट बहुत ही बड़ा शब्द है, बट कॉमन पीपल की भागीदारी क्या है गवर्नमेंट में? कॉमन पीपल है तो गवर्नमेंट है। सपोज आप जिसे वोट कर रहे हो, आप उसके मत में अगर वोट कर रहे हो, आप अगर उसके सपोर्ट में वोट कर रहे हो, तो आप चाहते हो वो आपके विशेस, आपके डिमांड, आपके डिसीजंस को रखे। कंट्री में कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर कोई कॉमन पीपल एक गवर्नमेंट को चुनता है, दूसरे गवर्नमेंट के ऊपर अपोजिशन में दूसरा गवर्नमेंट है, बट ही इज चूजिंग द वन गवर्नमेंट बिकॉज ही हैज लेड, और उसका भरोसा है उस गवर्नमेंट पे कि जो भी तकलीफें हैं कॉमन पीपल की, कुछ भी है प्रॉब्लम्स, वो सारा कुछ गवर्नमेंट क्लियर आउट करेगा, सारा कुछ उस पर वर्क करेगा। सो दिस इज द पावर ऑफ कॉमन पीपल। तो यहाँ पे पावर कैसे आया? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कॉमन पीपल का पावर होता है ही कैन choose his representative, ठीक है, तो he can choose his representative who will indirectly work for the common people, for the good cause of common people। जो सपोज आप एक कॉमन पीपल हो, आप लोग कॉमन पीपल हो, यू वोट फॉर सर्टेन गवर्नमेंट और वन गवर्नमेंट। आप लोग का होप क्या होता है? आपका होप होता है कि वो गवर्नमेंट आपके लिए काम करे, आपके गुड कॉज के लिए काम करे, आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काम करे। ठीक है, तो ये जो होता है ये है पावर ऑफ कॉमन पीपल, दैट ही कैन इलेक्ट द गवर्नमेंट। ओके, ही कैन चूज अ गवर्नमेंट फॉर हिमसेल्फ। समझ में आया? तो हमारा वोटिंग एज क्या है? हमारा वोटिंग एज है 18। ओके, सो वोट एज इज 18th एज।
सो ये वोट का महत्व क्या है? वोट का महत्व ये है कि ये आपकी निजी राय से, आप अपनी निजी राय से आप अपने लिए एक ऐसा गवर्नमेंट चुन रहे हो जो कि आपको बेनिफिट देगा नियर फ्यूचर में, ठीक है। तो आप ऐसा गवर्नमेंट चुनो कि जिसके ऊपर आप कभी रिग्रेट फील ना करो। तो ये होता है पावर ऑफ कॉमन पीपल। पावर ऑफ कॉमन पीपल क्या है? दैट ही कैन चूज हिज रिप्रेजेंटेटिव हु कैन प्रेजेंट हिज और द कॉमन पीपल्स इश्यूज इन फ्रंट ऑफ द कंट्री एंड सॉल्व इट। समझ में आया? तो ये एक धारणा होता है कॉमन पीपल का कि काश, और या फिर एक होप के साथ वो चुनते हैं इन गवर्नमेंट्स को ताकि उनका जितना भी प्रॉब्लम्स है क्लियर आउट हो सके। समझ में आया? प्लीज नोट डाउन ऑल दीज टर्म्स, डेमोस एंड क्रैटोस, दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, ये आपके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आने ही आने वाले एग्जाम में, ठीक है। मैं आपको ये लिख के दे रही हूँ, 95% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और सबसे पहला बात, क्लास 12 के बच्चों ध्यान रखें, जब भी आप आंसर फॉर्मेट या फिर आंसर जिस फॉर्मेट में लिखते हैं, फर्स्ट सपोज आ गया क्वेश्चन डेमोक्रेसी एंड इट्स टाइप्स एंड इट्स फीचर्स, ओके, एक्सप्लेन डेमोक्रेसी एंड इट टाइप्स एंड इट्स फीचर। तो पहले आप क्या लिखोगे? डेमोक्रेसी का थोड़ा हिस्ट्री लिखोगे, देन आप क्या लिखोगे? उसका एटिमोलॉजिकल मीनिंग लिखोगे। समझ में आया? देन आप क्या करोगे? डेफिनेशंस लिखोगे, मीनिंग लिखोगे डेमोक्रेसी का, तब जाके आप स्टार्ट करोगे कि उसका फीचर्स क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो भी आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो। तो पहले आपको इंट्रो एक लिखना होता है डेमोक्रेसी, ओवरऑल डेमोक्रेसी क्या है। समझ में आया? तो दिस इज योर ओवरऑल डेमोक्रेसी। समझ में आया? ठीक है। आप इंट्रोडक्शन में पहले ये लिखें, इसे ना लिखें अभी। इतना जो भी मैंने आपको पढ़ाया है इसको आप अपने वर्ड्स में विजुअलाइज करके लिख सकते हैं। 80 वर्ड्स के अंदर आप इसे लिख सकते हैं। ट्राई करें 80 वर्ड्स के अंदर लिखने का। देखो, ये होता है माइंड मैपिंग, ठीक है। सबसे पहला बात, जब भी आप नोट्स बनाते हो तो नोट्स बनाते वक्त याद रखें, कुछ भी पढ़े तुरंत उसका माइंड मैप बनाएं। और माइंड मैप इसका मतलब ये नहीं कि आप लेंदी नोट्स बनाएं, नोट शॉर्ट रखें ताकि आप जब कभी भी उसे देखें तो आपको पूरा विजुअलाइज हो जाए उसका आंसर। समझ में आया? तो आपको क्या करना है, ये ऐसे माइंड मैप बनाए, आप माइंड मैप बना के अपने कॉपी में रखें। जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लेने के बाद में जाकर इंट्रोडक्शन लिखें, उसके बाद में मीनिंग, देन डेफिनेशन, ऑप्शनल। डेफिनेशन को मैंने इसीलिए ऑप्शनल रखा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स डेफिनेशन लाइन बाय लाइन एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड याद नहीं रख सकते। तो अगर आप याद नहीं रख सकते, इट्स ऑल ओके, ठीक है, ऐसे कोई भी बात नहीं। यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट, ओके, अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट। अगर आपको मतलब पर्टिकुलर सोशियोलॉजिस्ट का नाम नहीं पता है तो आप ऐसे करके डेफिनेशन मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो आपको डेफिनेशन मेंशन नहीं करना है, आपको ऑप्शनल है। देन अगर क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, देन आप कैरेक्टरिस्टिक लिखें, ठीक है। सपोज क्वेश्चन है व्हाट इज कास्ट, explain functions and dysfunctions, okay, dysfunctions of caste, okay. So what is caste? Explain functions and dysfunction. तो इसमें आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? इंट्रो लिखेंगे, इंट्रो कास्ट के बारे में लिखेंगे। देन मीनिंग कास्ट का लिखेंगे, मीनिंग में एटिमोलॉजिकल मीनिंग लिखें, कहाँ से वो वर्ड्स आए वो लिखें, कब कॉइंड किया गया है, ये सब, ये सारा कुछ लिखना है। देन डेफिनेशन में आपको कास्ट का डेफिनेशन अगर आ रहा है तो कास्ट का डेफिनेशन लिखे, अदरवाइज स्किप इट। एंड देन आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट, एनी 5, not more than 5, ठीक है। ट्राई राइटिंग शॉर्ट बट मीनिंगफुल, ओके। तो ये जो 5 कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे उन 5 कैरेक्टरिस्टिक को आपको लाइन बाय लाइन याद करना है, मतलब पॉइंट बाय पॉइंट याद करना है, एंड देन उसको आप खुद से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। देन आगे आपका फंक्शंस लिखना है, फंक्शंस एनी 7, डिसफंक्शंस
डिसफंक्शन में भी क्या करना है आपको, एनी 7 लिखना है। तो ये हो गया आपका टोटल राइटिंग स्किल फॉर 7.5 मार्क्स। तो यूजुअली एग्जाम में 7.5 आता है या फिर 10 मार्क्स आता है या तो 8 आता है, तो अकॉर्डिंगली आप लिखें, ठीक है। अगर आपका 7.5 आ रहे तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं। ये जो 5.7 पॉइंट्स मैंने बताया उन पॉइंट्स के अंदर 2-3 लाइन ही एक्सप्लेन करें। अगर आपका 10 मार्क्स के लिए है तो उन लाइन के अंदर आप 4 से 5 लाइन एक्सटेंड कर सकते हैं और राइटिंग, ठीक है। तो ये पैटर्न हो गया कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना। लेट्स गोइंग बैक टू अवर टॉपिक, हम कहाँ थे, डेमोक्रेसी के ऊपर। डेमोक्रेसी क्या है, अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट, okay, which is ruled by the common people, okay, the common people ruled the government। तो ये हो गया आपका डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के कितने टाइप्स है, डेमोक्रेसी के हैं 2 टाइप। फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट है डायरेक्ट, सेकंड है रिप्रेजेंटेटिव। सेकंड क्या है, सेकंड है रिप्रेजेंटेटिव या फिर हम उसे कह सकते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड योर रिप्रेजेंटेटिव और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगी। जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया, कभी भी कोई भी कंसेप्ट लिखे तो फर्स्ट हैव अ क्लैरिटी, ओके। जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगा तब तक आप कोई भी आंसर अच्छे से नहीं लिख पाओगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दे रही हूँ, सपोज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, हाउ ही इज बीन इलेक्टेड। एंड रिप्रेजेंटेटिव डिविजन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का क्या रोल है, यहाँ पे क्या झोल है, प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट को रिलेट करके कैसे हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर, जैसा कि आप जानते हैं, वोट अबव एज क्या है, वोट एज क्या है, वोट एज है आपका 18 ईयर्स ऑफ एज इज योर वोट एज, ठीक है। तो जब आपका 18 ईयर्स ऑफ एज आपका वोट एज है, तो वोट एज के अकॉर्डिंग जितने भी लोग 18 के ऊपर आते हैं, अबव 18, द पीपल इन इंडिया अबव 18 हैज द राइट टू वोट फॉर योर टू चूज योर ओन गवर्नमेंट, ओके, सो दैट दे कैन फुलफिल ऑल योर डिमांड्स, ओके। तो यू हैव टू चूज योर ओन गवर्नमेंट। तो इससे आप क्या करते हो, वोट जब करते हो, 18 साल के लोग जब वोट करते हैं, 18 साल से ऊपर जब लोग वोट करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर का जब चुनाव करते हैं, हम अपने गवर्नमेंट को अपने हिसाब से चुनते हो, अपने अकॉर्डिंगली चुनते हो, तो आपका ये हो गया डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पावर है कि आप अपने प्राइम मिनिस्टर को चुन सको, ठीक है। तो बट प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है, कभी आपने देखा प्रेसिडेंट का इलेक्शन होते हुए बाय द कॉमन पीपल डायरेक्टली? नो, because representatives, your representative, the district or the state representative, MPs and MLAs, so these MPs plus MLAs, they elect your president। समझ में आया? तो MPs और MLAs को कौन इलेक्ट करता है? MPs and MLAs किसको इलेक्ट करते हैं? इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट करते हैं? बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। यहाँ पे कॉमन पीपल हैज द पावर, ओके, यहाँ पे कॉमन पीपल हैज द पावर टू इलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर, बट योर प्रेसिडेंट इज बीन इलेक्टेड बाय योर एमपीज एंड एमएलएस। एमपीज और एमएलएस को कौन इलेक्ट करता है? आप इलेक्ट करके चुनाव में आगे बढ़ाते हो, वो यहाँ पे भी हो गया कॉमन पीपल। तो कॉमन पीपल जब एमपीज और एमएलएस को इलेक्ट करते हैं, देन एमपीज एंड एमएलएस एज your representative, okay, they work as your representative। जब MPs और MLAs आपके डिस्ट्रिक्ट के ग्रोथ के लिए काम करते हैं एंड डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, तो दे चूज योर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ में आया? तो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड डायरेक्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और इलेक्शन। भी देखेंगे वो कौन से 2 डिवाइस हैं, ठीक है, जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंडर आते हैं। तो 2 डिवाइसेस आर अवेलेबल देयर। फर्स्ट इज योर ट्रेडिशनल डिवाइस, सेकंड इज योर मॉडर्न डिवाइस। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल डिवाइस क्या होता है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न डिवाइस मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ। ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न डिवाइस, ओके, डिवाइसेस।
तो ट्रेडिशनल फॉर्म में क्या होता था, जब पंचायती राज सिस्टम, okay, the people used to actively or voluntarily take part in that panchayati raj system and helped in the decision making process. This was used during this traditional or your ancient time, but in modern democracy you have to be elected by the common people, okay, or the common people itself would elect their government, or the law making decisions will be taken by a certain group of people or a leader. So this is known as your modern device of direct democracy. So this is all about your democracy. Democracy क्या है मैंने आपको बताया, the form of government which is ruled by common people. Okay, the common people has all its power to resolve the government or to stand by the government. Okay, as the government, if the government work for the betterment of the country, then the support of common people will be on a high level, but when it do not, it will try not to elect the same leader for the next 5 years. Okay, तो मैं आपको यहाँ पे छोटे छोटे इंफॉर्मेशंस दे देती हूँ कि जब आप इलेक्ट करते हो अपने गवर्नमेंट को, ओके, सो उनका टर्म कितने देर तक होता है, उनका ऑफिस ऑफ टर्म कितने देर का होता है, उनका ऑफिस ऑफ टर्म होता है 5 years, द पीरियड ऑफ टर्म होता है उनका 5 years पीरियड, ठीक है। तो ये है आपका गवर्नमेंट का टाइम स्पैन, ठीक है। तो 5 years के बाद री इलेक्शन होता है, देन री इलेक्शन में यू अगेन चूज योर प्राइम मिनिस्टर. So this is how the whole system of a democratic government works. So this is all about your democracy. Please do not personally message me on Gmail accounts, and for any queries do message me in my Telegram channel itself. If you want any mock test session, or if you want any chapters regarding, if you have any queries or you want notes, प्लीज स्टे ट्यून, हैव पेशेंस, एंड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हमारे पूरे साल का शेड्यूल हम सब्जेक्ट वाइज कैसे करेंगे, ताकि हमारा एग्जाम के 4 महीने पहले तक हमारा पूरा सिलेबस कवर हो चुका होगा, एंड 4 months वी विल डू रिपीटेटिव रिविजन, ठीक है। सो स्टे ट्यून एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.